हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जो है क्लास 9th का, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव मीन्स सोशल इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, समाज के अंदर उसका क्या क्या इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव क्या है, ठीक है। उसके अंदर उसकी परिभाषा को कैसे परिभाषित किया गया है, वो सारी चीज़ें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गांव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं, जैसे कि धर्म हो गया है, शिक्षा हो गया है, स्वास्थ्य हो गया है, व्यापार हुआ है, प्रशासन हुआ है, सरकार हुई है, उद्योग है, अनुसंधान व विकास है, संगठन है, प्रचार आदि सबके सब क्षेत्रों में कायापलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है, ठीक है ना। मीन्स जो आज का समाज है उसको सूचना का समाज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा फैली है आईसीटी के कारण। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरूक बना दिया है। आज हमारे कार्य करने का तरीका बदल चुका है। इंटरनेट के माध्यम से आज हम ईमेल, ऑडियो वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा जुड़ गए हैं। आज हम पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान घर बैठे कर रहे हैं। घर बैठे ही मनचाही वस्तु की खरीद कर रहे हैं। बस, ट्रेन, एरोप्लेन आदि में रिजर्वेशन करवा रहे हैं। आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस अध्याय में हम आईसीटी के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है अच्छा पहलू, एक होता है बुरा पहलू। आईसीटी के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े हैं, ठीक है ना। अब उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है वो आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ बात करते हैं निजता की। इसे गोपनीयता भी कहा जा सकता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। मीन्स जिसका डेटा है वही उसको उपयोग करे, तो वही आपकी क्या कहलाती है, निजता कहलाती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वो डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है, निजता का मतलब है कि यहाँ पर आप अपना डेटा ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर दूसरे का डेटा पढ़ने के लिए दिया गया है तो केवल आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेशन, अधिप्रमाण से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले उसके संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान, सत्यता का पता लगा ले। यह एक प्रकार की सुरक्षा का ही तरीका है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यह मानकर चलता है कि जो व्यक्ति वह विशिष्ट सूचना देता है वास्तविक उपयोगकर्ता है। कहने का मतलब है, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एक सुविधा देता है कि आप जब तक उसके अंदर पासवर्ड नहीं लगाते हैं या अपना जो भी ऑथेंटिकेशन है वो नहीं करते हैं, तब तक आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते या आप उस डेटा को नहीं पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा की। सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डेटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो भी डेटा है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा डेटा यहाँ से भेजा गया है वैसा का वैसा डेटा वहाँ पर पहुँचना चाहिए। डेटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है, प्रामाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो और उससे संबंधित सभी इनपुट व आउटपुट युक्तियां एक सुरक्षित कक्ष में रखी हो तो उस कंप्यूटर को केवल अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कंप्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा उसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है। अब यहाँ बात करते हैं साहित्यिक चोरी की, ठीक है ना। तो साहित्यिक चोरी क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी लेख है, ठीक है ना, या फिर कोई भी जो
जिसके द्वारा कोई शोध किया गया है उसको चोरी करना, ठीक है ना। उसको चोरी करने का मतलब है उसका जो भी डेटा है, उसकी जो भी सूचना है, उसको अपना डेटा बताकर दूसरों को देना, वही क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी कहलाता है। किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांश नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो भी किसी ने डेटा लिखा है या किसी ने जो भी शोधकर्ता ने शोध किया है उसको डेटा को चुरा कर अपना डेटा बताना या उसके ऊपर कुछ लिख कर या उसको परिवर्तन कर अपने डेटा के रूप में प्रकाशन करना, वही एक तरह की साहित्यिक चोरी कहलाती है। यूरोप में 18वीं सदी के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा है। इसके पूर्व की शताब्दियों में लेखक कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों की हूबहू नकल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका संदर्भ दिए उसके नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। इस प्रकार से लिया गया साहित्यिक अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी भी कहा जाता है। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है, जो साहित्यिक चोरी भी बढ़ गई है। साहित्यिक चोरी इंटरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। आजकल इंटरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे कि लेख, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत से और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस सामग्री को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, एडिट करना बड़ा आसान है क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर या टूल्स उपलब्ध हैं। इस कारण आजकल विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरों के कार्य की नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। अब बात करते हैं शोध पत्र की, मीन्स रिसर्च पेपर की। जो भी रिसर्च पेपर तैयार होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी विद्यार्थी है या जो भी शोधार्थी है वो क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं या फिर जो दूसरे के द्वारा लिखा गया है उसको ही चोरी करके अपने डेटा के अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है। शोध पत्र तैयार करने के लिए कई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। यह शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित या तोड़ मरोड़ कर उसे रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। शोधार्थी अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताबों से अध्ययन सामग्री को कॉपी करते हैं या वहां से चुरा कर उसे अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रोजेक्ट्स और थीसिस पेपर में भी ऐसा ही करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते आजकल पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है। ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में आने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामग्री कहां से ली गई है, किसी संदर्भ पुस्तक मीन्स रेफरेंस बुक से ली गई है या किसी पुस्तक या ऑनलाइन सामग्री से कॉपी पेस्ट की गई है। साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के लिए उद्देश्य से सॉफ्टवेयर बहुत उपयोग सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाती है, जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार द्वारा की गई यह चोरी पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन करना कहलाता है। साहित्यिक चोरी कोई अपराध नहीं है बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आपको यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि साहित्यिक चोरी क्या है। इससे आप अनजाने में किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या किए गए कार्यों के अनैतिक उपयोग से बच जाएंगे। जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके स्रोत की आपको ये सही जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। मीन्स आप कहाँ से उस डेटा को ले रहे हैं या आपका जो भी आपका डेटा है वो कहाँ से लिया गया है। कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे संबंधित सभी सूचनाओं और उसके स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट्स उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराइट्स प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए तथा अपने कार्य में उसी तथ्य या उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। मीन्स आप जहाँ से भी कोई डेटा ले रहे हैं या जो भी सूचना ले रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आपको जो भी संबंधित व्यक्ति है उसको बताना चाहिए या फिर जो संबंधित संस्था है उससे एक बार आपको अनुमति लेनी चाहिए। बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति या द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। एक कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाए गए संगीत, एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था, संगठन विशेष का स्वामित्व होता है।
उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किए गए मौलिक कौशल कार्य का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का भी अधिकार होता है कि उसके कार्य को कहाँ कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक अथवा उत्पादन कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की स्थापना की गई थी। इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है। मीन्स आपका जो भी कार्य है उसको, जो भी आपके द्वारा किया गया है उसको क्या करना है, उसको बचाए रखना। विश्व के 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रिप्स इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाए। कई लोगों को इसीलिए कहना है कि हम लोग कानूनी इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है, पर इसके लिए है कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन तथा ट्रिप्स के कारण हमें अपनी प्रभुता खो दी है। ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। भारत में निम्न 8 अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी आपके द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, मीन्स आपकी जो भी बौद्धिक संपदा है उसको बचाए रखने के लिए विश्व स्तर पर भी संगठन बनाए गए हैं तथा कानून बनाए गए हैं जो आपकी बौद्धिक संपदा को बचाए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्ट है या कौन कौन से कानून हैं जो लाए गए हैं। सबसे पहला है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 मीन्स 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिजाइन एक्ट 2000, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, द पेटेंट एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 और 7th है आपका द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 एंड द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब ये जो 8 तरह के जो एक्ट है इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पर अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 निम्न क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, जो है आपका ट्रेड सीक्रेट और दूसरा है संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो क्या क्या है देखिए, यहाँ पे बात की गई है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स, ठीक है ना, जो सोर्स कोड होता है वो आपका सभी के लिए खुला होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आप उपयोग में ले सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी तरह का जो आपका बौद्धिक संपदा एक्ट है वो लागू नहीं होता है। मीन्स आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार, कैरियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना जो कैरियर है, ठीक है, वो कैसे बना सकते हैं या किस किस क्षेत्र के अंदर आप वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ बात करते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वृत्ति के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न प्रकार है। विकल्प की बात करते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर की, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वेब पेज डिज़ाइनर, जो भी वेब पेज होता है उसका डिज़ाइन कर सकते हैं। एनिमेटर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामर हो गया है, सिस्टम एनालिस्ट हो गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया है, कंप्यूटर टेक्नीशियन हो गया है, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए हैं, डाटाबेस मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब प्रोग्रामर और वेब मास्टर। ये सारे के सारे आपके क्या है, सारे के सारे जो स्रोत हैं कि आप कहाँ पर आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं या आईसीटी का उपयोग करके आप कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। एक दूसरे से संवाद का आदान प्रदान करने के लिए कभी कबूतरों या डाकियों के जरिए पत्र भेजे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या
उपयोग में लिया जा रहा है, वो उपयोग में लिया जा रहा है सोशल मीडिया। ऐसे ही वेबसाइट या एप्लीकेशंस जो उपयोगकर्ता को सामग्रियाँ तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाए या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया लोगों के बीच सामाजिक विमर्श है, जिसके तहत वे परोक्ष समुदाय व नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके जरिए लोग उक्त माध्यम से शामिल सदस्यों के साथ विचारों, इसमें तस्वीरों और ऑडियो भी शामिल है, का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ बात करते हैं विश्व भर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, माई स्पेस, लिंक्डइन हो गया है, फ्लिकर हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है। सबसे अधिक लोकप्रिय जो कि आपका इंस्टाग्राम है। एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स मीन्स फेसबुक इस्तेमाल करने वाले, वहीं विश्व भर में इंस्टाग्राम यूजरों की संख्या 15 करोड़ और लिंक्डइन यूजर की संख्या है 20 करोड़, माई स्पेस यूजरों की संख्या है 3 करोड़ और ट्विटर यूजरों की संख्या है 9 करोड़। शुरू में ये साइट्स मध्यम वर्ग पहुंच से दूर थे, लेकिन मोबाइल फोन पर जब ये सेवाएं मिलनी शुरू हुई तो इस वर्ग ने इसे अपने सीने में लगा लिया। भारत में इस समय 1 करोड़ से अधिक एक्टिव फेसबुक यूजर है। आने वाले समय में इनकी संख्या 10 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल मीडिया इन दिनों लोकप्रिय के सोपान चढ़ रही है, भारत में और भारत के बाहर भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया आम जनता के लिए ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे अपने विचार ज़्यादा सशक्त तरीके से रख सकते हैं। पिछले 1 दशक में कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया के जरिए ही लाइमलाइट में आई है। आम आदमी को सोशल मीडिया के रूप में ऐसा औजार मिल गया है जिसके जरिए वे अपनी बात एक बड़ी आबादी तक पहुंचा सकते हैं। तभी तो आम आदमी के साथ राजनेता भी फेसबुक, ट्विटर पर आ गए हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के क्या क्या उपयोग है या उसे क्या क्या दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं। लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया आज बहुत ही जरूरी माध्यम हो गया है। इस माध्यम के जरिए एक बड़ी आबादी से अपने विचार साझा किए जा सकते हैं। पिछले 1 दशक में इस माध्यम का काफ़ी विस्तार हुआ है। साल के वर्षों में कई बड़े आंदोलन जैसे कि सोशल मीडिया द्वारा ही शुरू किए गए हैं। वर्ष 2011 के जनवरी महीने में फेसबुक के द्वारा ही विश्व में ज़बरदस्त आंदोलन किया गया। ट्यूनीशिया में फेसबुक के जरिए ही वहां की सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका और वहां के प्रेसिडेंट मुबारक को मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। फेसबुक ने लंबे अरसे से बिछड़े पिता बेटी, भाई बहन और दोस्तों को मिलवाने का भी काम किया है। कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। हम यही बात कर रहे हैं कि आपका सोशल मीडिया के 2 पहलू है, एक होता है अच्छा पहलू और दूसरा होता है बुरा पहलू। कई तरह की खूबियों के लिए प्रसिद्धि पाने वाली सोशल मीडिया अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दिए जाने लगा है। वर्ष 2013 में देश भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत 5212 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 1203 मामले सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्रियां डालने से संबंधित हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग येन कैन प्रकरण दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर आपत्तिजनक तस्वीरें और अन्य सामग्रियां डालकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। इधर कम उम्र के बच्चे ने भी फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनका उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले दिनों एसोचैम की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 73% बच्चों की उम्र 18 से 13 साल है। 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध है। सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा है और वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, लिहाजा वे बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर मशगूल रहने लगे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया उन्हें एक ऐसा समाज देता है जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक हैं। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से लोगों का इसका नशा लग गया है। वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया एक परोक्ष माध्यम है। इसके इस्तेमाल से लोग परोक्ष रूप से तो लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वे जो असल समाज है उससे वे अलग थलग पड़ जाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लोग अधिक व्यस्त रहते हैं, जिससे वे आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कई तरह के शारीरिक बीमारियां भी हो जाती है। सोशल मीडिया
एडिक्शन के भी मामले खूब सामने आ रहे हैं। ऐसे कुछ मरीज 10 से 12 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं या नशा इतना सिर चढ़कर बोलता है कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिवार वाले जब भी इसका विरोध करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं और अलग से इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है तो वे गुस्से में आकर घर के सामान भी तोड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं, अनेक नगरों में सोशल मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर भी खोले हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बीमारी का रूप ले रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उससे बचने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का दुरुपयोग होने लगता है तो वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है। तो ये था सोशल मीडिया मीन्स आईसीटी का क्या क्या लाभ है, क्या क्या उपयोग है और क्या क्या दुरुपयोग है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।